गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ द क्लास 10 स्टूडेंट्स। हम लोग पिछले क्लास में जो वीडियो देखे थे और वीडियो में मैंने जो आप लोगों को समझाया था, आज मैं उससे आगे बढ़ूंगा। क्लास 10th के बच्चों के लिए चैप्टर फर्स्ट डेवलपमेंट का जो बचा हुआ पार्ट है उसके सारे पॉइंट्स को मैंने यहाँ मेंशन किया। हम लोग समझेंगे ये है क्या, और इसके बाद हम लोग चैप्टर एंड करेंगे। जैसा कि मैंने आपको पीडीएफ के रूप में क्वेश्चंस प्रोवाइड किए हैं जिसको आप अच्छे तरीके से सॉल्व करेंगे। उसके लिए आप एनसीईआरटी बुक का इस्तेमाल करें। फिर इसके साथ साथ आप नेट पर उपलब्ध एनसीईआरटी के साइट से आपको सॉल्यूशन कुछ नहीं समझ में आ रहा हो, क्वेश्चन का आंसर नहीं पता चल रहा तो आप इस पर देख सकते हैं। और अब जो है हम लोग आज देखने जाएंगे, हमारा जो पॉइंट है वो है डिफरेंस बिटवीन द क्राइटेरिया यूज्ड बाय द वर्ल्ड बैंक एंड यूएनडीपी। मतलब कि जो तरह तरह के मापदंड होते हैं मेजर करने की, वो वर्ल्ड बैंक के द्वारा क्या है और यूएनडीपी के द्वारा क्या है, ये दोनों का डिफरेंस क्या होता है कि ये दोनों कैसे यूएनडीपी और वर्ल्ड बैंक जो है वो डेवलपमेंट को डिफरेंटली मेजर करता है। तो दिस ऑल अबाउट फॉर द डेवलपमेंट, ठीक है। यूएनडीपी मींस यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम। यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम ये एक इंटरनेशनल एसोसिएशन कह सकते हैं इसको, जो लोगों को इसको हम इसके बारे में बताएंगे अच्छे से कि ये किस तरह से मेजर करता है डेवलपमेंट को। तो सबसे पहले जो हम लोग पॉइंट देखते हैं वो है जो आपके सामने लिखा हुआ है, द वर्ल्ड बैंक अप्लाइज द क्राइटेरिया ऑफ एवरेज इनकम। वर्ल्ड बैंक हमेशा डेवलपमेंट को मेजर करने के लिए ये एवरेज इनकम को आगे रखती है। मतलब औसत आमदनी पर कैपिटा इनकम, प्रति व्यक्ति आय जो हम कह सकते हैं, वो उसके आधार पर निकाला जाता है। ऑन द अदर हैंड यूएनडीपी हैज डेवलप्ड अ न्यू क्राइटेरिया नोन एज एचडीआई। लेकिन दूसरी तरफ अगर हम लोग यूएनडीपी की बात करें तो उसने एक नए तरह के मापदंड को निकाला है जिसमें वो एचडीआई का इस्तेमाल करता है। एचडीआई आप लोगों को हमने पिछले क्लास में बताया, इट मींस ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स, इट मींस मानव विकास सूचकांक। तो इसमें आखिर एचडीआई में ऐसा डिफरेंस होता है क्या है कि आखिर ये अलग तरह का मापदंड कहा जाता है। तो अब हम जानते हैं द मेन डिफरेंस बिटवीन द वर्ल्ड बैंक एंड यूएनडीपी फॉर मेजरिंग द क्राइटेरिया, मेजरिंग द डेवलपमेंट अकॉर्डिंग टू देयर क्राइटेरिया और कंडीशन और नॉर्म्स कह सकते हैं। द फर्स्ट वन एज एवरेज इनकम फोकस just on the increase in goods and service, while human development focus on the quality improvement of human life. एवरेज इनकम के हिसाब से वर्ल्ड बैंक अपना डेवलपमेंट का मेजरमेंट निकालता है, लेकिन जो यूएनडीपी है वो क्वालिटी लाइफ को, क्वालिटी इंप्रूवमेंट लाइफ को प्रेफर करता है। एचडीआई इज अ वाइड एंड मल्टी डायमेंशनल कॉन्सेप्ट। ये बहुआयामी एक नियम है जिसमें बहुत सारी चीजों को ध्यान में रख के एचडीआई के अंदर संलिप्त कर दिया गया है। It includes health and educational aspects along with per capita income. ये भी per capita income यानी एवरेज इनकम को अपनाता है मेजर करने के लिए, लेकिन इसके साथ साथ वह एजुकेशन को भी प्रेफर करता है और हेल्थ को भी प्रेफर करता है। तो ये तो हो गया इसके बारे में। अब और जानते हैं, इनकम इज एन इम्पॉर्टेंट बट द यूटिलाइजेशन ऑफ द इनकम इन द प्रॉपर डायरेक्शन इज मच मोर इम्पॉर्टेंट व्हिच इज टेकन केयर बाय एचडीआई। इनकम तो इम्पॉर्टेंट है ही, लेकिन इसने जो एक प्रीव्यू रखा है अपना कि इनकम इंपॉर्टेंट है, लेकिन उसका यूटिलाइज किस तरह से होता है जिससे कि क्वालिटी ऑफ लाइफ पर क्या इफेक्ट पड़ता है, उसी के आधार पर ये अपना जो है डेवलपमेंट का कोर्स कंप्लीट कर देता है। तो ये आपका पहला पॉइंट था। अब हम लोग पढ़ते हैं सेकेंड नंबर पॉइंट पर, जो है सस्टेनेबिलिटी ऑफ डेवलपमेंट, मतलब प्रगति की स्थिरता। प्रगति की स्थिरता में क्या समझना है हम लोगों को, ये है कि ये डेवलपमेंट जो है सस्टेनेबल डेवलपमेंट को हम लोग कह सकते हैं कि इट जस्ट मूविंग अराउंड द नीड्स एंड द नीड्स एंड द कंपल्सरी थिंग्स विच रिक्वायर फॉर द पीपल्स, है ना, कि जितनी आवश्यकता है और जरूरी आवश्यकताएं हैं जो लोगों को पड़ती हैं उसी के आसपास ये घूमता रहता है। अब इसमें दिया गया है कि अगर हम अभी के जनरेशन की बात करें तो ये जो है कि ये सिर्फ अभी अपने जनरेशन के बारे में हम लोग, जैसे भी हम लोग अपने जनरेशन है तो अभी हम लोग अपने बारे में ही सोच रहे हैं, नॉट फॉर द फ्यूचर। इससे रिलेटेड भी कुछ पॉइंट है जो हम अभी आपको क्लियर करेंगे यहाँ पर। इसके बाद इसमें बताया गया है कि सपोज अ पर्टिकुलर कंट्री इज क्वाइट डेवलप्ड
we would certainly like this level of development to go up further or at least be maintained for further generation. कि कोई कंट्री बहुत डेवलप है, मान लेते कोई कंट्री बहुत डेवलप है, तो वो जो है अपने रिसोर्सेज का इस्तेमाल बहुत अच्छे तरीके से कर रहा होगा, बहुत ज्यादा कर रहा होगा, तो उसने क्या किया कि जनरेशन में होने वाली समस्या, रिसोर्सेज से रिलेटेड समस्याओं को उसने मतलब अनदेखा कर दिया। अपने आज के मतलब वर्तमान को अच्छा बनाने के लिए उसने भविष्य को जो है बहुत खतरे में डाल दिया है ना। तो इसमें दिया गया है कि फॉर एग्जाम्पल द ग्राउंड वाटर इन इंडिया इज अंडर सीरियस थ्रेट ऑफ वेरियस इन मेनी पार्ट्स ऑफ द कंट्री। जैसे भारत की अगर बात करें तो भारत में बहुत जगह, बहुत सारे ऐसे प्लेसेस हैं जहां पर ग्राउंड वाटर का जो एक लेवल है वो बहुत क्रिटिकल सिचुएशन में है। नियरली 1/3 ऑफ द कंट्री इज ओवर यूजिंग द ग्राउंड वाटर रिजर्व। ये अभी 1/3 आबादी जो है इस्तेमाल कर रही है इस ग्राउंड वाटर का, है ना। इन अनदर 25 years 60% ऑफ द कंट्री वुड बी डूइंग द सेम। और अब इसके बाद जो देखा जाएगा कि ये जो बढ़ते हुए समय में हम देख सकते हैं कि अभी तो 1/3 कर रहा है, लेकिन ये आगे चल करके 60% की आबादी इसको इस्तेमाल करेगी, है ना। इफ द प्रेजेंट वे ऑफ यूजिंग द रिसोर्सेज कंटिन्यूज, अगर आज ही की तरह, अभी की तरह से ही इसको आगे भी इस्तेमाल किया जाता रहा, जिसमें हम लोग कह सकते हैं ओवर यूज ऑफ ग्राउंड वाटर, है ना, कि भूमिगत जल का ज्यादा इस्तेमाल किया गया, तो इसके क्या मायने हो सकते हैं कि ये समाप्त होगा। तो इरिगेशन के लिए, सिंचाई के लिए, इन सब के लिए पानी नहीं मिलेगा, हमारे प्रॉपर यूज के लिए पानी नहीं मिलेगा, है ना। तो कुछ ऐसे रीजन हैं जो प्रोस्पेरस रीजन होते हैं फॉर द व्यू ऑफ एग्रीकल्चर, जस्ट लाइक पंजाब and western UP and hard rock plateaus area of central and south India and some coastal areas। तो इन सबों में दिक्कत तो ज्यादा होगी क्योंकि यहाँ से फसल का बहुत ज्यादा प्रोडक्शन होता है। इसके बाद दिया गया ओवरयूज ऑफ ग्राउंड वाटर कैन आल्सो लीड टू द इंट्रूजन ऑफ सलाइन वाटर मेकिंग द वाटर अनफिट फॉर ड्रिंकिंग और इरिगेशन। मतलब इसके बाद क्या होगा कि जब पीने का स्वच्छ पानी समाप्त होता जाएगा, खत्म होता जाएगा, तो फिर उसके बाद जो है मतलब खारे पानी का जो एक बोल सकते हैं ना कि उसका हम लोग कह सकते हैं खारे पानी का जो एंट्री है वो हमारे नियमित पानी में होना शुरू हो जाएगा, जिसकी वजह से हो सकता है कि प्रॉब्लम और बढ़े। There is another danger to groundwater resources in recent years. Certainly, case of dangerous pollution of groundwater have been reported from different parts of the country. और ये आज की बात, ये भी बहुत एक गहन सोचने वाली बात है कि जल प्रदूषण भी बहुत ज्यादा बढ़ता जा रहा है, जिसके कारण अब पीने का पानी जो है वो स्वच्छ साफ नहीं रहा, जिसमें तरह तरह की बीमारियां जन्म ले रही हैं। ग्राउंड वाटर इज एन एग्जाम्पल ऑफ रिन्यूएबल रिसोर्सेज। जैसे कि आप जानते हैं, आपको हमने पहले वर्क में दिया भी है कि रिन्यूएबल और नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज को आप कुछ ऐसे चीजों को लिखें जो आप उससे समझ सकें। अब इसमें दिया गया है कि ये रिन्यूएबल रिसोर्सेज का उदाहरण है ग्राउंड वाटर व्हिच आर रिप्लेनिश्ड बाय नेचर, जो प्रकृति के द्वारा हम लोग को मिलता है। वाटर हार्वेस्टिंग एंड वाटर कंजम्पशन आर रिक्वायर्ड टू ओवरकम द प्रॉब्लम्स ऑफ डिक्लाइनिंग ग्राउंड लेवल। तो वाटर हार्वेस्टिंग कहें या फिर वाटर कंजम्पशन की बात करें, इससे क्या होता है कि ग्राउंड वाटर लेवल का जो होता है वो घटता जाता है। अब ये पॉइंट आप लोगों को हमने समझाया सस्टेनेबिलिटी के बारे में, तो इसमें इसका मुख्य उद्देश्य यही है कि आप किसी भी रिसोर्सेज का, चाहे वो आपके बहुत ज्यादा आवश्यकता का हिस्सा रहा हो, आप उसका समुचित इस्तेमाल करें, है ना, और उसको फ्यूचर के लिए आप सिक्योर करें। ठीक है, आज हम लास्ट इस पॉइंट पे आते हैं जो है एक्सर्शन ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज, मतलब कि जो प्राकृतिक स्रोत हैं, ऐसे तो इसको एक्सर्शन को बोलते हैं थकावट, मतलब कि ज्यादा समाप्त होना या खत्म होना, इस तरह के बातों को इसमें रख सकते हैं। इसमें बताया गया है कि अगर हम लोग बात क्रूड ऑयल की करें तो ये जो है कि द रैपिड एग्जीक्यूशन ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज लाइक क्रूड ऑयल इज पोजिंग सीरियस प्रॉब्लम्स फॉर द सस्टेनेबिलिटी ऑफ डेवलपमेंट। इट इज एस्टिमेटेड दैट द रिजर्व प्रोडक्शन रेशियो फॉर क्रूड ऑयल इन द होल वर्ल्ड इज अबाउट 43 years। मतलब ऐसा माना गया है कि पूरे विश्व में जो मतलब कच्चा तेल का जो एक रिजर्व है वो 43 वर्ष तक के लिए है ना। तो ये जो 43 वर्ष का निकाला गया है तो वो एक अनुपातिक तरीके से निकाला गया होगा, है ना। रिजर्व प्रोडक्शन रेशियो रिफर टू द नंबर ऑफ ईयर दैट द रिजर्व विल लास्ट इफ प्रोडक्शन एंड यूज कंटिन्यू एट द करेंट रेट। मतलब ये 43 वर्ष तक उस समय तक चल सकता है जो आज का
इसका ये तेल को निकाला जाता है और खर्च किया जाता है, उसी के अनुपात में इसका निकाला गया कि 43 वर्ष तक चलेगा। लेकिन हम लोग जानते हैं जनसंख्या तो बढ़ रही है, जिसकी वजह से इसका जो रिक्वायरमेंट है वो ज्यादा बढ़ेगा, कंजम्पशन ज्यादा होगा। ठीक है, तो इसके बाद है कि द स्टॉक ऑफ क्रूड ऑयल वुड रन आउट इन 43 ईयर्स। अगर इसका हम लोग इस्तेमाल सही तरीके से नहीं करते हैं तो 43 वर्ष के बाद की बात छोड़ें, उससे पहले ही ये समाप्त हो जाएगा। ठीक है, हम लोग को नए नए रास्ते फिर तलाशने पड़ेंगे, अलग तरह की चीजें करनी पड़ेगी। इन इंडिया इंपोर्ट्स ऑफ क्रूड ऑयल हैव बीन राइजिंग रैपिडली बिकॉज ऑफ ग्रोइंग डिमांड। भारत में इसका क्रूड ऑयल का इस्तेमाल बहुत ज्यादा बढ़ गया है, मांग बहुत ज्यादा बढ़ गया है, क्योंकि भारत जो है अब वो डेवलपिंग जोन में आ गया है, तो वो अपने आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए इसका बहुत ज्यादा इस्तेमाल कर रहा है। इसके बाद इसमें दिया गया है कि hence increase in the price of crude oil increase the burden of the foreign exchange of the economy। इससे क्या होता है कि ज्यादा ज्यादा जो मांग बढ़ती है कच्चे तेल की, क्रूड ऑयल को कच्चा तेल कहते हैं, तो इससे क्या होगा कि इससे फॉरेन एक्सचेंज जो विदेशी विनिमय मुद्रा प्रणाली है, मतलब कि जो पैसे होते हैं उस पर असर आता है, हमारी करेंसी कमजोर होती जाएगी। इस तरह से बहुत सारे प्रॉब्लम्स आ सकते हैं। On the other hand, countries like USA are also facing the problem of decline in their oil resources। अब बात करते हैं यूएसए की, तो उसको भी अब झेलना पड़ रहा है, उसके जो स्रोत हैं क्रूड ऑयल के वो समाप्त होते जा रहे हैं। In order to secure more oil, USA does not hesitate to use its military and economic power। मतलब वो और सब चीजों के लिए तो समझौता कर सकता है यूएसए, लेकिन अपने आर्थिक क्षेत्र के विस्तार और अपने मिलिट्री ताकत को बढ़ाने के लिए इसको कहीं से भी वो कम नहीं कर सकता, उसमें ज्यादा वो क्रूड ऑयल को खर्च कर सकता है। Which is creating problem in the world। इससे क्या होगा, पूरे विश्व में इससे समस्याएं हो सकती हैं। Thus the question of sustainable development is raising many fundamental issues about the nature of the process of the development। इससे बहुत सारे हम लोग को पॉइंट्स मिलते हैं इसमें समझने के लिए कि जो इस तरह के अगर प्रॉब्लम्स को सॉल्व नहीं किया गया, एक्सट्रैक्शन ऑफ नेचुरल रिसोर्स को नहीं, ये जो है इसको भी तो समय लगता है। मतलब क्रूड ऑयल की बात करें तो उसको काफी समय लगता है अपने क्रूड ऑयल के रूप में उसको आने में, लेकिन खर्च करने की प्रवृत्ति और उसका जो है बहुत ज्यादा है, तो इस वजह से हम लोगों को इस पर सोचने की आवश्यकता है। सो दिस इज द एंड ऑफ द चैप्टर। अब आप लोगों को बताना चाहेंगे कि जो हमने पॉइंट बताया, अब आप लोग इस चैप्टर को कंप्लीट कर चुके हैं और आप एनसीईआरटी के इस चैप्टर फर्स्ट को और अच्छे से देखेंगे, ताकि आप लोग को जो डिफरेंट व्यू पॉइंट ऑफ व्यू आइडियाज हमने दिए हैं वो आपको काफी अच्छे समझ में आएगा। इसके साथ साथ हमने आपको नोट्स प्रोवाइड किया है, उस नोट्स के माध्यम से समझने का प्रयास करें। वीडियो क्लास के माध्यम से हमने आपको इसको ये बताया कि ये सब चीजें हैं क्या, फोकस पॉइंट पर हमने आपको ज्यादा समझाया है। इसके साथ साथ आप एनसीईआरटी को जरूर फॉलो कीजिएगा, और अब हम लोग अगले क्लास में मिलेंगे तो हम लोग डिफरेंट फील्ड से आएंगे। और आज के लिए आप लोगों के लिए बस इतना ही, लेकिन आप लोग हमेशा फॉलो करते रहें और इसके साथ साथ हर एक वर्क को उसी दिन कंप्लीट करने का प्रयास करें। थैंक यू।